बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ जो हमारी सीरीज चल रही है मीन्स क्लास 12th के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हम सब कुछ जो करा सकते हैं वो कराएंगे। धीरे धीरे टाइम है हमारे पास तो उसका यूज करेंगे। तो आज ही उसी ही एक सीरीज के अंदर हम लेकर आए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैं बता दूंगी अलग अलग बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ देखेंगे जो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो आए हुए क्वेश्चंस है तो हमें उन्हें देखना है। मैं बोर्ड भी बता दूंगी कि वो किस बोर्ड के लिए। अभी फिलहाल आपको सभी को ये देखना है क्योंकि ये है एक्स्ट्रा डोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा डोज आज हम लेके आए हैं। शुरू करते हैं सबसे क्वेश्चन नंबर पहला। ये सारे कंबाइंड क्वेश्चंस है, कोई चैप्टर वाइज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें करना जरूरी है। चलिए, तो पहले नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके प्रभाव और युक्ति के उपाय और वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ है। मीन्स अगर आप इसको बिहार यूपी के अंदर देखेंगे, बिहार के अंदर थोड़ा सा ईयर मुझे याद है 2014 के अंदर बोर्ड के अंदर आया हुआ है, आरबीएससी के अंदर भी ये एक बार आया हुआ है और एमपी के अंदर भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार तो मैंने देखा है भाई, हो सकता है प्रीवियस ईयर मतलब पुराने 2004 के आसपास के कुछ क्वेश्चंस में भी इसका शॉर्ट टाइप में दिया हुआ है। तो आपका भी इससे भाई क्या हो सकता है, पाला पड़ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से पूरे संसार में औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसे ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख क्या है? CO2, CFC, CO4 और CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो? पहले आप भाई एक हेडिंग लगा दो, परिभाषा में आप क्या लिख सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण पूरे विश्व का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है या पूरे संसार का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये परिभाषा बना सकते हो और उसके क्या कर सकते हो आप? प्रभाव कर सकते हो। अब यहाँ पे CO2, CFC और ये गैसेस हमें क्या कर रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग फैला रही है। हमसे प्रभाव पूछे तो प्रभाव हमने क्लास के अंदर करें। पहला प्रभाव आप क्या लिख सकते हैं? हमने बताया गया था क्लास के अंदर और एनसीईआरटी भी कहती है कि जो हिम बर्फ है, ठीक है, हिम बर्फीले पहाड़ या हिम बर्फ पहाड़ जिसे हम कहते हैं, उनका निरंतर पिघलना, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? निरंतर पिघल रहे हैं। दूसरा प्रभाव हमें क्या देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का तापमान वृद्धि कर रहा है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने से क्या हो रहा है? पृथ्वी के तापमान में जीव विविधता, जो कि जैव विविधता भाई हमारा एक चैप्टर भी है, तो जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जीव जंतु मर रहे हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। उसके अलावा बाढ़ व सूखा जैसी समस्या, यहाँ पे लिख दूं क्या? बाढ़ व सूखा। देखो कई जगह पे तो बाढ़ आ रही है क्योंकि जो पहाड़ है, बर्फीले पहाड़, वो पिघल के बाढ़ कर रहे हैं। कहीं ऐसा हो रहा है भाई पानी ही नहीं मिल रहा, सूखा हो रहा है क्योंकि भाई पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं तो बारिश प्रॉपर्ली नहीं हो रही, तो बाढ़ व सूखा जैसी समस्याएं आ रही है। ठीक है, ये प्रभाव में लिख सकते हैं। अब प्रभाव के बचने की क्या क्या युक्ति आप कर सकते हैं? तो भाई जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग कर सकते हैं, जो प्रयोग द्वारा ग्रीन हाउस के प्रभाव को रोकना तथा ऊर्जा के अन्य विकल्पों का उपयोग करना। हम जो जीवाश्म प्रयोग कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो रही है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जीवाश्म ईंधन समझ गए आप? जीवाश्म ईंधन किसको कह रहे हैं? फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयला है, ठीक है, पेट्रोल है, ये जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC वगैरह बहुत ज्यादा निकलती है। इनका उपयोग नहीं करके आप रोके इनको, इनके प्रभाव को रोके और उसकी जगह अन्य विकल्प जैसे CNG है ना, प्राकृतिक गैसें हैं, यहाँ पे और बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, CNG, LPG वगैरह गैसों का यूज किया जाए। वनस्पतियों का क्षेत्र बढ़ाना ताकि CO2 ज्यादा से ज्यादा खपत हो सके। चलो आप कर भी रहे हो,
तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि वही क्या कर पाएंगे, पॉल्यूशन को रोक पाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रतिस्थापन करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह आप कोई दूसरी कार्बन जो है या कोई दूसरा विकल्प खोजिए, ठीक है, जिससे कि आप उसका यूज कर सके। ठीक है, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और क्या बोलते हैं, फ्रियोन गैसेस भी बोलते हैं। तो फ्रियोन आ जाए तो डरना मत भाई, फ्रियोन गैसेस भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ही वेराइटी है, तो उसका उपयोग आपको क्या करना है, कम करना है। नाइट्रोजन जनित खादों को कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है, नाइट्रोजन जो खाद है हमारे पास, उसका प्रयोग भी आपको क्या करना है, कम करना है, क्योंकि वो भी नाइट्रस ऑक्साइड फैलाएगी, फिर एसिटिक रेन और ये सब भी होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमें बस इतना लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये ज्यादा बड़े वाले क्वेश्चन में नहीं आ रहे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, 1.5 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, ठीक है, नाम बदल दिया गया है इसका। और टेस्ट ट्यूब बेबी हमने पढ़ा था, जो आईवीएफ टेक्निक हमने पढ़ी है, हमने आईवीएफ के नाम से पढ़ा है, कृत्रिम गर्भाधान पढ़ा था या कृत्रिम परिवेश निषेचन पढ़ा था, जिसको आईवीएफ कहा था, और मैंने कहा था इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसके बारे में हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पढ़े थे, अगर आप वो फैक्ट लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। पहले तो नॉर्मली क्या लिखना है वो देख लेते हैं। क्या था भाई, कृत्रिम परिवेश निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय से बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणुओं द्वारा अंड कोशिकाओं का निषेचन किया जाता है। इस प्रक्रिया में डिंब क्षरण प्रक्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रित। डिंब क्षरण क्या होता है, डिंब क्षरण मतलब अंडोत्सर्ग, जब अंडा उत्सर्जित होता है, ठीक है, तब की प्रक्रिया को पूरा कंट्रोल आपको देखना होगा भाई, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आ रहा है, एग कब निकल रहा है, 14वें डे पे निकल रहा है या लेट निकल रहा है, पहले निकल रहा है, उसके हिसाब से आपको उसको हार्मोन भी दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ताकि टाइम पे एग निकले। ऐसा कब किया जाता है भाई, ये टेस्ट ट्यूब बेबी कब अपनाई जाती है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। या तो मदर जो है वो बच्चे जो एग प्रोडक्शन है उसका, मीन्स जो एवोल्यूशन है, जो हमारे ओव्यूलेटेड हैं जो हो रहा है, ठीक है, और ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा हो तब ऐसा हो सकता है। या फिर मेल में कोई दिक्कत हो तब भी टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है कि मेल का स्पर्म जो है वो प्रॉपरली मदर के बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हो। तो कंडीशन बहुत प्रकार की हो सकती है, अलग अलग कंडीशनों में ये किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फीमेल के एग और मेल के एग को क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्या है ये, इन विट्रो कंडीशन है, ये बिल्कुल याद रखें, इन विट्रो, ठीक है, इसका नाम भी यही है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। चैप्टर के अंदर मैंने सबकी फुल फॉर्म याद करने के लिए कहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जिससे कि क्या बन जाएगा, जाइगोट। आप ये डायग्राम भी वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कहा डायग्राम जहां आप चेप सकते हैं चेपे, बिल्कुल आपको फ्रीडम है। 2 लाइन कम लिख देना, लेकिन डायग्राम जरूर बनाना, लाइन ज्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन डायग्राम अपने आप में खुल के दिखता है सामने, ठीक है, लाइन सारी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन डायग्राम बिल्कुल दिखेगा, नहीं चाहता होगा तो भी उसको देखना पड़ेगा कि डायग्राम बनाया है, बीच में आएगा ना, ठीक है। चलो, ये बात हो गई, क्या किया जाता है इसमें, हमें फर्टिलाइजेशन किया जाता है, फिर जाइगोट को मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लिए हमने वो देखा था कि भाई कौन सी स्टेज में करते हैं, कौन सी, इतना डिटेल वैसे हमें यहाँ लिखना नहीं है। क्या आपको ऐड करना है, एक तो आप डायग्राम ऐड करें एक्स्ट्रा के लिए, उसके बाद यहाँ पे निकाल के तरल माध्यम में शुक्राणुओं द्वारा निषेचन कराया जाता है। देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, हमने जो नोट्स बनाए उसमें थोड़ा अलग लिखा है, कोई बात नहीं है, वही मेरा अब मोटो है कि अलग अलग लैंग्वेज में आप इसको कैसे लिख सकते हैं वो भी बताना मेरा मकसद है। कहीं ऐसा नहीं सोचे मैम आप नोट्स में गलत या अलग लिखा है, क्या करें, आप अपने लैंग्वेज में लिखे बच्चों, जो आपको सही लगती है। अब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप देसी भाषा के अंदर आ जाए, भाई विज्ञान की भाषा की बात कर रही हूं मैं। इसके बाद सफल गर्भाधान को स्थापित कर देते हैं, जो हमारा गर्भाधान है, प्रेगनेंसी जो जाइगोट बन गया उसको क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं मदर की बॉडी में। इस निषेचित अंडाणु यानी जाइगोट को गर्भाशय, बेटा ये गर्भाशय है, गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें आप ऐड क्या कर सकते हैं, ये देखिए, वही जो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए थे, ऐड करने के बाद उनको ऐसे स्टार लगाओ यहाँ पे,
स्टार लगाओ, अंडरलाइन करो। क्या क्या बताया था मैंने आपको? बताया था कि सबसे पहले पुट्रेसी थे उन्होंने क्या किया था 1959 में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था जो 29 दिन जिंदा रहा था। उसके बाद जो दो साइंटिस्ट थे, तो एक तो स्ट्रेप्टो और एडवर्ड, डॉक्टर स्ट्रेप्टो और डॉक्टर एडवर्ड ने सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो आखिर ज्यादा मतलब ये तो 29 दिन तक ही रहा था, उसके बाद डेथ हो गई थी उसकी, वो बर्थ भी हुआ था, मतलब उसको पूरा जन्म भी हुआ था उसका, वो जिंदा भी था काफी साल तक। तो उसका नाम क्या था? लुइस ब्राउन। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे जॉन लुइस ब्राउन। और चाहे तो इंडियन का भी नाम लिख सकते हैं। ये कब बना था भाई? ये 1978 में ही इसका बर्थ हुआ था। और 1978 में ही इंडिया के अंदर भी जो है कनुप्रिया, मैंने आपको नाम बताया था, इंडिया वाला जरूर लिखे, कनुप्रिया जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में बनाई गई थी, अभी तक जिंदा है वो। ठीक है, तो चलिए ये जो है ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, हमारा मकसद रिपीट रिवीजन के साथ एक्स्ट्रा प्लस कैसा एक्स्ट्रा देना है दोनों पे रहेगा ध्यान। चलिए, किसी 4 यौन संचारित रोगों के नाम, उनके कारक और रोगाणुओं के नाम। ये हमने देखा है क्लास के अंदर, बिल्कुल ऐसी ही टेबल मैंने बनाई थी, लेकिन ये भी भाई पूछा हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार और काफी बोर्ड्स के अंदर पूछा हुआ है। तो एसटीडी बतानी है। सबसे पहला हमारा फेमस एड्स, जिसका एचआईवी नेम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सिफेलिस, आपको वैसे भी इसको याद रखना है, ये वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। सिफेलिस किससे होता है? ट्रिप्टोनोमा पैलिडियम से। गोनोरिया, भाई मैं फिर से बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। वो टेबल जो मैंने आपको क्लास में बनाई है उसको बिल्कुल याद करें। आपके मॉडल पेपर में भी आ गया है इस पे क्वेश्चन, ये देखो ये भी आया हुआ है, किसी साल आए हुए हैं 2-4 बार, तब जाके मैंने इसको यहाँ पे लिया है। गोनोरिया नाइसेरिया गोनेराई से होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटो वायरस से होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटो एडिनो वायरस या एडिना वायरस से होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस भी लिखा जाता है किसी बुक के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, चाहो तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अगर, रक्त के कार्य, ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा कहां से लाई हूं ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक्स्ट्रा मैंने 2014 के बिहार के पेपर में देखा है। तो जो बिहार वाले बच्चे हैं उनको एक बार भाई एक्स्ट्रा की तरफ भी जाएं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन। एक्चुअली ये हो क्यों रहा है मैं आपको बताती हूँ कि बिहार का जो पहले सिलेबस था बिहार और यूपी का, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। 2018 या 19 के बाद या उससे पहले उन्होंने एनसीईआरटी लागू किया, लेकिन अभी भी वो उसको मन से लागू नहीं कर पाए। वो कई बार ऐसे क्वेश्चन उठा लेते हैं जो 2004 के सिलेबस में थे, वही वो पीछे के जो पुराने पेपर होते हैं ना उनमें से उठाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि मैंने बिहार के मॉडल पेपर को एक स्टडी किया है 2004 से 2022 तक के पेपर जब मैंने देखे तो मुझे ऐसा लगा कि जो पेपर थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बार बार, जैसे 2005 वाला 2006 में भी आया हुआ है, 2007 वाला 2018 में भी आया हुआ है। तो ऐसे यही बिहार वालों के लिए एक मौका है कि भाई पुराने पेपर एक बार देख ले। ज्यादा से ज्यादा देखो, इतना दूर तो आप नहीं जा पाओगे, 2004 बहुत ज्यादा चली गई मैं, लेकिन 2010 तक के मॉडल पेपर तो मुझे लगता है आपको देखने चाहिए। मॉडल पेपर नहीं, एग्जाम के पेपर, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि उनमें बहुत क्वेश्चन बार बार आए हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कॉपी एंड पेस्ट वाले। ठीक है, तो ये बिहार के उसमें देखा था। देखो मैंने क्या लिख दिया है भाई, ज्यादा बायो पढ़ने के नतीजे देख रहे हो आप। 2014 को क्या लिखा है? रक्त कोशिकाओं की भित्ति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छन कर ऊतकों में पहुंचते हैं। ठीक है, रक्त बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे तो 2 लाइन लिखी है, मैं आपको और कार्य बताऊंगी। तो पहला कार्य क्या हो गया, यहाँ पे पहला कार्य लिख दो कि रक्त कोशिकाओं से क्या होता है भाई, ऑक्सीजन। वैसे ये जो है ये 1.5 नंबर के अंदर आया था। ऊतकों से CO2, दूसरा कार्य क्या हो गया भाई, ऊतकों से CO2 व ताज्य, ताज्य मतलब अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण कर शरीर से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है। और एक्स्ट्रा में मैं आपको बता दूं, तीसरा कार्य आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमने क्लास के अंदर नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये 11th में एक्चुअली, लेकिन भाई दिया है तो मैं बता रही हूं आपको, 11th क्लास के सिलेबस के अंदर आता है ये। रक्त और क्या करता है, यह शरीर का
तापमान नियंत्रित करता है। ये हमने इकोलॉजी वाले चैप्टर्स के अंदर देखा था कि कैसे करता है। उसके बाद चौथा, यह भोज्य पदार्थों, भोज्य व पोषक पदार्थों का भी सहवन करता है। सहवन करता है मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और क्या है, ये आपने 12th के अंदर ही पढ़ा है वही, रक्त प्रतिरक्षी तंत्र में भी योगदान देता है। आपको पता है जो हमारी बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाएगी वो कैसे जाएगी भाई, वो ब्लड के थ्रू ही तो जाएगी। जो हमारी WBC है वो कहाँ होती है, ब्लड के अंदर ही तो होती है, वो लड़ाकू टाइप की किस्म वाली जो है। तो काफी आप जो है 4-5 इसके अंदर लिख सकते हैं। और भी चीजें अगर आपको याद, ताप नियंत्रित करता है भाई। जो लोअर कैटेगरी के एनिमल है, जो जैसे कि ह्यूमंस की बात नहीं करें हम छोटे जैसे बंदर है या और है, तो भाई लैंगिक दृष्टि से भी, लैंगिक संसर्ग के समय भी रक्त का जो है वो क्या होता है, योगदान होता है। मीन्स सेक्सुअली फिजिकल रिलेशनशिप के वक्त भी क्या होता है, रक्त जो है वो बॉडी के अंदर बहुत फ्लो होता है, तो उस वजह से भी इसका योगदान रहता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है और फैक्ट भी है ये, तो काफी कुछ आप जो इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि मरुस्थलीय पौधों में पारिस्थितिकी अनुकूलन का उल्लेख कीजिए। वैसे हमने ये पढ़ा है लेकिन ये भी आया हुआ है, रिपीटेड ही है ये भी। ऐसे पौधे की पत्तियों की सतह पर मोटी क्यूटिकल होती है, पहली बात है ना। क्यूटिकल मीन्स, क्यूटिकल को तो क्यूटिकल ही कहते हैं, उप त्वचा कहते हैं वैसे, उप त्वचा क्या होती है भाई, जो मरुस्थल में रहते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है ना, मोम जैसी, जो उनको ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन से बचाती है। ऐसे पौधों में संकुचित स्टोमेटा होते हैं, अर्थात स्टोमेटा गहरे पिट्ट में होते हैं जिसे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और इन संकुचित स्टोमेटा का ही एक और नाम है गर्त रंध्र। तो आप गर्त रंध्र लिख सकते हैं, जिनको हम सनकन स्टोमेटा भी कहते हैं, सनकन स्टोमेटा भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे पौधे प्रमुख उदाहरण ओपेंशिया है। और क्या लिख सकते हो इसके अंदर, ऐसे पौधों में खास तरह का प्रकाश संश्लेषी पथ पाया जाता है जिसको कैम पाथवे कहते हैं। अब कैम पाथवे क्या है ये हमने 11th में पढ़ा है, ठीक है। जो कैम पाथवे है क्रूसिलेशन एसिटिक मेटाबॉलिज्म में पाया जाता है। इनमें क्या होता है, रात के समय जो है रिएक्शंस ज्यादा होती है फोटोसिंथेसिस, दिन के समय तो इनके रंध्र बंद हो जाते हैं, तो CO2 रात को लेते हैं और फिर दिन में जो है इनका सारा काम चलता है। रंध्र दिन में बंद और रात में खुले हो जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो आगे और अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हो, इनमें पानी की कमी रहती है, जड़ें जो हैं वो बहुत गहराई तक रहती है, ये भी लिख सकते हो, है ना, जड़ें बहुत गहराई तक होती है, ताकि पानी को जो, क्योंकि पानी कम है वही, तो ये उनको ज्यादा गहरा जाना पड़ता है ताकि पानी आ जाए। रेगिस्तान में पानी बहुत गहराई के अंदर रहता है, तो बहुत गहरी होती है इनकी जो जड़ें हैं। कई मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। भाई पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपके नागफनी जिसको हम कहते हैं कैक्टस, उसके अंदर ऐसा होता है, एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो काफी आप जो है यहाँ पे हेल्प कर सकते हो, 1-2 डायग्राम बना सकते हो, जैसे मैंने क्यूटिकल का बनाया। सनकन स्टोमेटा का डायग्राम बना सकते हो। भाई ये सनकन स्टोमेटा कैसे होती है, ये एपिडर्मिस बना दो, यहाँ पे एक गर्त बना देना ऐसा, ठीक है, ये एपिडर्मिस हो जाएगी ऊपर वाली, और यहाँ पे रंध्र बनाओ ऐसे। रंध्र तो आपको पता है ये शेप कैसा होता है, यहाँ पे ये लिख दो गर्त रंध्र, ये गर्त है और उसमें रंध्र है, ये हो गया एक डायग्राम। तो थॉट्स को अपने थोड़ा सा करें, डेवलप करें। डीएनए समपरीक्षक क्या है, और ये एक और आज का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसके लिए ये भी बहुत सारे बोर्ड्स में करीब करीब आप मान लो झारखंड, MP, UP, बिहार, जहां से भी आप हैं,
सबके जीवन में प्रश्न पत्र के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर आया है और ये हमने किया है, ठीक है, ये हमने क्लास में किया है प्रॉब, 2 बार किया है। एक तो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब डिस्कस की थी तब किया था कि प्रॉब डाला जाता है, याद आ रहा है आपको, वो VNTR को खोजने के लिए कि सारा सब कुछ भूल गए हो। एक वहां पे किया था, एक हमने जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा में क्या उपयोग है, तो हमने एक पढ़ा था रोग निदान करने के लिए, जहां पे हमने एलिसा टेस्ट पढ़ा था, है ना, प्रॉब पढ़े थे, वहीं पे पढ़ा था ना ये प्रॉब, वहां से क्वेश्चन उठाया गया भाई, 2 जगह पे आया है। प्रॉब क्या थे, तो प्रॉब डीएनए के, लिखेंगे यहाँ पे डीएनए के ज्ञात अनुक्रम, डीएनए के ज्ञात अनुक्रम कहाँ पढ़ा था, मैंने आपको बता दिया भाई, निदान पढ़े हमने, एलिसा टेस्ट पढ़ा था जहां पे एंटीबायोटिक रिएक्शंस पढ़ी थी, प्रॉब भी पढ़ा था वहां पे। ज्ञात अनुक्रमों जो रेडियो एक्टिव सक्रिय होते हैं, प्रॉब कहलाते हैं। क्या होते हैं प्रॉब, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दे देती हूं। वैसे क्या होते हैं, ये डीएनए के खंड होते हैं जिनके अनुक्रम हमें ऑलरेडी ज्ञात होते हैं कि इसका अनुक्रम क्या है, अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस क्या है इसका, कि ये सीक्वेंस है, अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस इसका पता होता है। प्लस ये रेडियो एक्टिवली होते हैं, मीन्स इसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ से इसको ट्रीट कर दिया है, जैसे हमने इसमें ऐसा ग्वानिन डाल रखा है जो रेडियो एक्टिव है, इसमें ऐसा कार्बन डाल दिया है जो रेडियो एक्टिव है, इसमें ऐसा नाइट्रोजन, क्योंकि डीएनए भाई कार्बन नाइट्रोजन सब है ना डीएनए के अंदर, संरचना पढ़ी हमने डीएनए की, तो उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ डाल देते हैं। और आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ जहां पे भी होगा अपने आप को क्या कर सकता है, शो कर सकता है, तो हम इसे ढूंढ पाए। अब इसका उपयोग हमने कहां किया था, यह क्या होते हैं, यह VNTR के क्या होते हैं, VNTR के अनुपूरक होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इन्हें किसी डीएनए खंड को पहचानने व ढूंढने में काम लिया जाता है। लिख लो बच्चों, कहां कहां काम में लिया था, उदाहरण, दोनों उदाहरण लिखने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम में लिए थे, और कहां के लिए काम में लिए थे, और रोग निदान में भी हम काम में लेते हैं, रोग निदान, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई सिलेबस के अंदर, तो लिखो। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला मैं आपको थोड़ा सा भूली बिसरी यादें याद दिला देती हूँ। हमने अगारोस जेल के अंदर डीएनए डाले थे, VNTR पढ़ा था जब फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था, फिर हमने उसको नाइट्रोसेल्यूलोज पे ले लिया था, और नाइट्रोसेल्यूलोज पे लेने के बाद हमने उसमें प्रॉप्स डाले थे जिसके सीक्वेंस हमें पता होते हैं। तो ये प्रॉप्स क्या करते हैं, VNTR से जाके जुड़ जाते हैं जो भी यहाँ पे खंड है, और फिर जब हम इनको स्कैन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सी चीज कहाँ पे है, किया था ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो बस ये वही है प्रॉब, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी में इसके उपयोग क्या है तो हम बता चुके हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, रोग निदान में हम इसका प्रयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की 2-4 लाइनें आप लिख सकते हो जो मैंने यहाँ बनाई है, ये डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। पहले इसको अगारस जेल लिखो, फिर ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज वाला लिखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम बना देना आप तो, ठीक है। और ये लिख देना, इसको रोग निदान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आदि प्रक्रियाओं के अंदर डीएनए खंड को ढूंढने के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। डीएनए टेस्ट। नेक्स्ट है, निम्न को परिभाषित करें। प्रोटोजोन्स अंतः परजीवी, यानी कि प्रोटोजोआ के एंडोपैरासाइट्स कौन कौन से हैं, और बीजाणु तो आपको पता ही है कौन है भाई, वैसा प्रोटोजोआ जो किसी जीव के आंतरिक अंग में परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करता है उसे प्रोटोजोवन अंतःपरजीवी कहते हैं। इसके लिए भाई डिजीज आई हुई है अभी बिहार वाले मॉडल पेपर में ही शायद, एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन सी डिजीज होती है इससे,
अमीबियासिस होते हैं, बिहार के मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका से जो है कौन सी डिजीज होती है, एंट अमीबा ये पूरा नाम है, इससे कौन सी डिजीज होती है, अमीबियासिस। और प्रोटोजोआ पूछ रहा है ये, एस्केरिस मत लिख देना इसके अंदर। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का ही मेंबर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया फैला रहा है, ठीक है। एस्केरियासिस मत लिख देना, एस्केरियासिस जो है प्रोटोजोआ के अंदर नहीं आएगा बच्चों, वो एस्केलमेंथिस का मेंबर है। यही तो चीजें ध्यान रखनी है, दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा सब जगह पे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल बहुत है भाई, ये 2 नंबर में आया है, 1 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है, तो ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा एग्जाम्पल लिख दो बहुत है। बीजांड क्या है तो आपको पता ही है बीजांड क्या है, ओव्यूल जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे भी आपको डायग्राम की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, बीजांड का डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा के काम के लिए बोल रही हूँ। लेबलिंग आप कर देंगे, ये क्या है फ्यूनिकल, ये क्या है भाई माइक्रोपाइलर एंड बीजांड द्वार, ये क्या है, ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी 3 कोशिकाएं, जिसमें से एक तो हमारा एग है बेचारा और एक है सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिएट, सिनर्जिट सहायक कोशिकाएं जिसको हिंदी में कह रहे हैं, ठीक है। और बीच में क्या है, ध्रुवीय केंद्रक, गोला नहीं बनाना, गोला नहीं बनाना, ठीक है। 2 मोटी बना दूं थोड़ी सी इसकी आंखों को, ठीक है। ये बीजांड क्या होता है, बीजांड भाई अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा, जिसको हम प्लस जो है कार्पल कह रहे हैं, कि इस कोष्ठक में एक या अधिक बीजांड होते हैं। गर्भाशय गुहा में अंदर की ओर अपरा, प्लेसेंटा, जिसको हमने क्या नाम दिया, अपरा से ज्यादा आप क्या नाम से दे सकते हैं, बीजांड न्यास। अपरा तो भाई मनुष्यों के लिए यूज करते हैं। देखो ऐसे ऐसे शब्द जहां पे आते हैं ना, वहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करें। कई जगह मैंने बुक्स में देखा ये अपरा लिखा हुआ है इसके लिए, प्लांट के लिए, लेकिन प्लांट के लिए आप अपरा यूज नहीं करेंगे, वहां पे बीजांडन्यास वर्ड यूज करें, हमने दिया हुआ है हिंदी के अंदर। अपरा जनरली हम प्लेसेंटा एनिमल्स के बीच यूज करते हैं। तो ऐसी चीजों का ध्यान दें, ये चीजें बहुत मायने रखती है एक बायोलॉजी टीचर के लिए, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलती अपने जीवन में मत करना अगर कुछ भी इंप्रेशन अपना जमाना चाहते हो। इसीलिए यहाँ पे सब बता रही हूँ, खाली ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है। कई बच्चों को लग रहा होगा मैम वही तो क्वेश्चन है हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, कई बार आप जो गाइड खोलते हो वहां पे आंसर्स लिखे होते हैं, वहां पे ऐसे ऐसे शब्दों को उतारा होता है जमीन पे आपकी निगाहों में, तो भैया इनको ध्यान रखे, ठीक है। अपरा से यानी कि बीजांडन्यास से उत्पन्न होने वाली बीजाणुधानी को बीजांड कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, बना दिया। अध्यावरण विद्यावरण सारे नाम जो है आप लिख लेना। चलिए नेक्स्ट की तरफ, जीन विनिमय किसे कहते हैं, आरेखित चित्रों की मदद की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चित्र भी बनाना है, ये लॉन्ग टाइप में था शायद 3 नंबर में, और ये 2014 में तो देखा ही है मैंने, और भी जगहों पे देखा है। 2040 वाला मुझे बहुत अभी याद है क्योंकि रिसेंटली मैंने उस पेपर को देखा है, तो इसीलिए उसका याद है मुझे, ठीक है। जीन विनिमय को परिभाषित करना है, क्या है जीन विनिमय, जीनों का पूर्ण संयोजन जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग कहते हैं। जीनों का पूर्ण योजन, रिकॉम्बिनेशन। देखो जीन विनिमय भी क्लास 12 के सिलेबस के अंदर वैसे नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं, ये 11th का है, लेकिन ये आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है मैंने आपको बताया, बिहार के अंदर। बिहार वाले 2014 के पेपर के अंदर ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बिहार वाले बच्चे फिर से अलर्ट हो जाएं, ठीक है। राजस्थान वालों के लिए नहीं पूछा है, फिर भी एक बार भाई क्या कर सकते हैं, देखो किस्मत खराब हो ना तो भाई थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। तो जीन विनिमय क्या है, तो वैसे तो जीन विनिमय की परिभाषा यहाँ पे दे रखी है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, मिलना। मदर और फादर के जीन जब जाइगोट के अंदर आते हैं निषेचन के बाद, तो उनमें जीनों का एक्सचेंज होता है, मतलब मदर और फादर के जीन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इसे कहते हैं जीन विनिमय। और उसी से रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन मतलब मिश्रण, तो यही होना है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कौन सी स्टेज में होता है ये जरूर लिखे, ये पैकाइटीन के अंदर होता है।
पैकाइटिन स्टेज जो होती है ना उसके अंदर होता है, ठीक है। इस अवस्था में बीच के दो असमजाति क्रोमेटिड क्रोमोसोम में भाग लेते हैं। अब ये क्रोमेटिड क्या होता है भाई, अगर क्लास 11 ढंग से नहीं पढ़ी है तो सब ऊपर से जाना है। क्रोमेटिड क्या होता है मैं समझाती हूँ आपको, यहीं पे समझाती हूँ। देखो जब सेल डिवाइड होती है तो हमारे जो क्रोमोसोम है वो पहले ऐसे होते हैं, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये दो मान लो ये दो है, इसको अलग कलर में बनाओ, बिल्कुल इसको अलग कलर में बनाएंगे अपन तो ताकि आपको समझ में आए। वैसे जो जिन्होंने मेरी डिटेल क्लास देखी है काफ़ी को मैंने ये बताया है, जब हमने वो क्रॉसिंग ओवर और वो म्यूटेशंस और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी तब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ज्ञान बरसाया है, पर पता नहीं उन्हें याद भी है या नहीं। तो आप देखो बच्चों, ये फिर क्या होता है, जब थोड़ा सा हम अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ये अर्धसूत्री विभाजन में होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि जब प्रोफेज की आपको पता है अलग अलग स्टेज चलती है प्रोफेज 1 में, उसमें एक स्टेज आती है पैकाइटिन। तो पैकाइटिन के अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये दो दो बन जाएंगे। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रही हूँ कैसे क्यों स्प्लिट होते हैं, वो सब हमें क्लास 11 में पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और डिटेल क्लास में मैंने बताया भी, ऐसे हो जाते हैं। इनको बोलते हैं चतुष्क, क्या बोलते हैं इनको, चतुष्क, टेट्राड, टेट्राड बोलते हैं इनको, ये टेट्राड की फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये देखो, ये जो है ना, ये मान लो मदर का है क्रोमोसोम, क्योंकि भाई जाइगोट बनाया ना, ये जाइगोट में अब जो है ये जो है कौन सा हो रहा है भाई, गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो रही है ना यहाँ पे। तो गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया में क्या हो रही है, जो भी बच्चा है, आपकी जो सेल्स हैं, देखो थोड़ा इमेजिनेशन से काम लो, आपके अंदर जब गैमेट बनेंगे तो आपके गुणसूत्र जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, आपके गुणसूत्र आपके मम्मी और पापा से आए। मतलब आपकी सेल में आधे आपकी मम्मी के हैं, आधे आपके पापा के गुणसूत्र है, क्योंकि आपका वहीं से जन्म हुआ है। तो ये वो है आप, तो ये एक मान लो मम्मी के हैं और ये एक पापा के हैं, ये समझात है, ये समझात है आपस में, मम्मी मम्मी के समझात होते हैं, पापा पापा के समझात होते हैं, ठीक है। तो ये भी समझाते, ये भी समझाते, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो असमजात गुणसूत्रों के बीच में होता है, मतलब इसके और इसके बीच में होता है। तो ये जो क्रोमेटिड बोल रहा है ना, ये जो क्रोमेटिड बोल रहा है, ये किसको बोल रहा है, असमजात क्रोमेटिड, नॉन होमोलोगस, किसको बोल रहा है, ये है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्रोमोसोम का जो आधा भाग होता है ना उसको बोलते हैं क्रोमेटिड। इसमें 4 क्रोमेटिड है, ये दो, ये आपस में समझाते, ये आपस में समझाते, लेकिन इसकी और इसकी बात करें अगर हम तो ये असमझाते, ठीक है, ये दोनों असमझाते। तो इसके और इसके बीच में होना है, ये दोनों क्या है, ये दोनों असमझात है, समझात, ठीक है। और इन दोनों की अगर हम बात करें या इन दोनों की बात करें आपस में तो ये समझात है, क्योंकि ये सिर्फ दोनों पापा के हैं, ये दोनों मम्मी के हैं। अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आरेखित चित्र भी बनाना है, इसलिए मैं इसको आरेखित भी कर रही हूँ, ठीक है। क्या होगा भाई यहाँ पे, ये इसको आधा ही बनाएंगे, इसको भी आधा बनाएंगे, इसको भी आधा बनाएंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर दिखाना है हमें। इसको यहाँ पे पूरा बनाएंगे, इसको यहाँ पे पूरा बनाएंगे, इसको यहाँ पे आधा बनाएंगे, आधा इधर बनाएंगे, इसका भी आधा इधर बनाएंगे, आधा इधर बनाएंगे, ठीक है। और इस वाइट वाले का भी आधा इधर, ऐसे ऐसे क्रॉसिंग ओवर होगा इसका, ऐसे है ना, दोनों एक दूसरे से ऐसे मैच करेंगे, ऐसे क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस बनना चाहिए। तो जब इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और थोड़ा सा बेटर बना सकती हूँ क्या मैं, बिल्कुल बना सकती हूँ। बेटर बना सकते हैं बिल्कुल, ऐसे, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। ये पैकाइटिन में होता है। फिर पैकाइटिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, ये कहां तक की बात हो रही थी, ये पैकाइटिन की बात हो रही थी।
ये पैकाइटिन की बात हो रही थी। पैकाइटिन के बाद आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। अब कैसे एक्सचेंज होते हैं, देखो इधर कैसे एक्सचेंज होते हैं। जैसे ये वाइट वाला है ना, इसके आधा ये और आधा क्या आ गया, येलो वाला भाग आ जाएगा इसके अंदर, ऐसे। अब ये तो मैंने देखो एक ही जगह से बताया, ऐसा बहुत जगह से होता है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसा भी बन जाए। अभी एक बार साइड में बताती हूँ आपको। ये तो मैंने देखो बच्चों एक ही साइड से बताया है ना आपको। ये ऐसे भी हो सकता है, मान लो ये येलो वाला है ना, ये व्हाइट वाला है, इसमें आधा ऐसे भी व्हाइट होगा और बीच बीच में कहीं येलो आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम सारी जगह बताएंगे तो गिचपिच हो जाता है। अब जब ये अलग हो रहे होते हैं ना, ये क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर के बाद जब हमें ये डिप्लोटीन के अंदर जुड़े हुए से दिखते हैं, जुड़े हुए से ऐसे, वो डिप्लोटीन की अवस्था जो होती है उसमें काइज़मेटा बनते हैं। ये आपको याद रखना है, काइज़मेटा किस में बनता है, काइज़मेटा डिप्लोटीन के अंदर बनता है। जब ये ऐसे क्रॉस हो रहे होते हैं तब तो हम इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर जब ये क्रॉस होके एकदम टच हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अलग होते हैं। तो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं तो भाई एकदम तो अलग होते नहीं है, तो डिप्लोटीन तक हमें काइज़मेटा नजर आते हैं। काइज़मेटा क्या है, असमजात गुणसूत्रों के जुड़े हुए खंड है, ठीक है, जुड़े हुए खंड है। एक्चुअली में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में ये हमें यहां से तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में एक दूसरे से दूर होते हैं। जैसे मेरी उंगलियों के बीच जगह है ना, आपको ऐसा लग रहा है ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक दूसरे से दूर है। देखो ये बीच में गैप है उंगलियों के। डाई का जो डिप्लोटीन आती है उनमें ये ऐसे अटैच होते हैं, तो अभी भी हमें ऐसे दिख रहे हैं लेकिन अब ये अटैच है, इसलिए इनको काइज़मेटा यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि जुड़े ये तब हैं, पहले दूर थे, ठीक है। ये बेसिक फर्क है, ये आपको शायद कोई ना बताए कि ऐसा क्यों, काइज़मेटा यहाँ क्यों बन रहे हैं। चलो आ गए, तो ये वाला डायग्राम बनाना है, बाकी पढ़ लेते हैं। जबकि इनके किनारे जो हैं, दो असमजात क्रोमेटिन क्रॉसिंग ओवर में सामान्यतः भाग नहीं लेते, ठीक है, किनारे भाग नहीं ले रहे। बीच में आपको पता है किनारे तो ऐसे कैसे रह रहे हैं। भीतर वाले दो असमजात क्रोमेटिन एक दूसरे से अधिक स्थानों पर क्रॉस करते हैं, उसे क्रॉस ओवर का स्थान कहते हैं, ठीक है, क्रॉस ओवर का स्थान कहते हैं। अभी आपको समझाया, ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा। काइज़मेटा के स्थान पर क्रोमेटिन टूट जाते हैं, जहां जहां पे ये जुड़ा हुआ था, जैसे यहाँ व्हाइट जुड़ा हुआ था जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा था ऐसे, तो जहां पे ये जुड़े हुए हैं वहां पे अलग हो जाते हैं ये, ठीक है, टूट जाते हैं और बाद में इस प्रकार जुड़ते हैं कि उनके समजात खंड का एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज हो गया है ना, दूसरे वाले डायग्राम में हमने एक्सचेंज कर दिया, इसका व्हाइट इसको दे दिया, इसका येलो इसको दे दिया, तो ये एक्सचेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। ठीक, समझ में आया क्या हुआ। पहले तो जुड़ते हैं, तब तक हम क्या बोलते हैं उसको, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में जुड़ने के बाद जहां जहां पे ये जुड़े हुए थे वहां पे से खंड टूट जाते हैं, ठीक है, वहां पे से खंड टूट जाते हैं। जैसे ये दोनों जुड़े हुए थे यहाँ पे ऐसे, ये जुड़े हुए थे, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, और इसका पार्ट इस पे चला गया येलो वाले का, और येलो वाले का व्हाइट वाले पे चला गया, ऐसे एक्सचेंज हो गया ना। तो यही बोल रहा है कि समजात खंड के टूट गए हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको मजा आया हो, कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला होगा। बच्चों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्ट दीजिए, ऐप पर डले हुए हैं 16 चैप्टर के, ऑब्जेक्टिव के 2-2 टेस्ट डले हुए हैं। सब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव आप अपने तरीके से कीजिए, मतलब क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, चेक करिए, यही टेस्ट है भाई। एक सर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना चाहिए या कोई टीचर थोड़ी ना चाहिए तभी आप टेस्ट दोगे। अपना सेल्फ एनालिसिस भी कोई चीज़ होती है, वो आपको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।